दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की पिछली वीडियोज में हमने देखा कि नगरीय सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात भारत के भूमि पर ग्रामीण वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। वैदिक सभ्यता के इस शुरुआती दौर में परिवार समाज की सबसे छोटी तो जन समाज की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। लेकिन समय के साथ साथ वैदिक सभ्यता के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में बदलाव होते गए। लोहे की खोज ने आर्थिक विकास के नए रास्ते खोले। अधिशेष उत्पाद ने सामाजिक जीवन का स्तर ऊंचा किया, जिस कारण भारत में द्वितीय नगरीकरण को शुरुआत हो गई। जनसंख्या में आई वृद्धि और राजा के बढ़ते प्रभाव ने प्रशासनिक इकाइयों के स्वरूप में कुछ ऐसा बदलाव किया कि ऋग्वैदिक काल के जन जो उत्तर वैदिक काल में बड़े होकर जनपद बन गए थे, वो वैदिक काल के समाप्ति के समय और बड़े होकर महाजनपद बन गए। महाजनपदों के निर्माण और पतन के इस कहानी में आज हम ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के मध्य तक भारतीय भूमि पर अस्तित्व में रहे महाजनपदों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी अर्थात वैदिक सभ्यता के समाप्ति का समय, ये प्राचीन भारत के इतिहास का वो समय था जब समाज धार्मिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़े ही उथल पुथल भरे माहौल से गुजर रहा था। सनातन संस्कृति में पनप रही कठोर वर्ण व्यवस्था तथा विधियों में कर्मकांडों के बढ़ते प्रभाव से त्रस्त होकर लोग अब बौद्ध तथा जैन विचारधारा की तरफ आकर्षित होने लगे थे। इधर शक्तिशाली बन चुके राजा अपने साम्राज्य को बड़े से और बड़ा करने में लगे हुए थे, जिससे छोटे छोटे जनपदों का आपस में विलय होकर अब महाजनपदों का निर्माण हो रहा था। महाजनपदों के संदर्भ में ज़्यादातर जानकारी हमें इस काल में लिखे गए बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से प्राप्त होती है। अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ तथा भगवती सूत्र नामक जैन ग्रंथ से हमें स्पष्ट रूप से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ इन ग्रंथों से हमें उन महाजनपदों के क्षेत्र तथा उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक काल के समाप्ति के वक्त वर्तमान भारत का बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र महाजनपदों के विस्तार का मुख्य केंद्र बन चुका था। यहाँ की उपजाऊ भूमि और विपुल लोह उत्पादन के चलते ज़्यादातर महाजनपदों का विस्तार हमें इसी क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। वर्तमान मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण भारत में हमें क्रमशः एक एक महाजनपद दिखाई देते हैं, तो वर्तमान भारत के बाहर हमें 2 महाजनपद दिखाई देते हैं। इनमें से अधिकांश महाजनपदों में हमें राजतंत्र की व्यवस्था ही दिखाई देती है, लेकिन कुछ महाजनपदों में हमें गणतंत्र व्यवस्था भी दिखाई देती है। बुद्ध और महावीर के समय कौशल राज्य पर राजा प्रसेनजीत का शासन था। कौशल एक शक्तिशाली महाजनपद था, लेकिन अंततः उसका भी मगध में ही विलय हो गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का देवरिया क्षेत्र प्राचीन काल में मल्ल महाजनपद का क्षेत्र हुआ करता था। इसकी राजधानी कुशीनगर थी। कुशीनगर वही स्थान था जहां पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वज्जी संघ की तरह ही मल्ल भी एक लोकतांत्रिक राज्य था। यहाँ के कुशीनारा और पावा इन प्राचीन शहरों को आज भी जैन और बौद्धों द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान महावीर ने अपना अंतिम भोजन कुशीनारा में, तो भगवान गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन पावा में किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने 16 महाजनपदों के माध्यम से इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप पर बनी राजनीतिक परिस्थिति को समझा। जन से जनपद और जनपद से महाजनपद बने इन शक्तियों के बीच अपने अस्तित्व और विस्तार की लड़ाई में और आगे क्या क्या हुआ, इसकी चर्चा हम अगले अर्थात मगध के उत्कर्ष से जुड़े वीडियो में विस्तार से करेंगे।